हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में बताने जा रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगी कि पहले शिक्षा नीति कब बदली गई थी और इस बार जो हुआ है उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। उसी से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो से। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्या पता इसमें आपके भविष्य का भी सवाल हो। तब हम बात करेंगे हमारी शिक्षा नीति कब लागू की गई थी और कब उसमें बदलाव किए गए थे और उसके कितने साल बाद जाकर अब बदलाव हुआ है। तो अगर हम बात करें कि हमारी शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो वो 1986 में लागू हुई थी, यानी 1986 में हमारी शिक्षा नीति लागू की गई थी। और उसके बाद 1992 में उसमें थोड़े बहुत ही बदलाव किए गए थे, पूरी तरह से वो तब सही नहीं करी गई थी। और अब जाकर यानी 2020 में 34 साल बाद इसके अंदर बदलाव किए गए हैं और अभी लागू नहीं किया गया है इसको। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको 34 साल बाद बदला जा रहा है, तो इसके अंदर प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा यानी प्री प्राइमरी से लेकर कॉलेज हायर स्टडीज़ तक इसके अंदर बदलाव किए जा रहे हैं, इसमें चेंजेस हो रहे हैं और उसके बाद में ये अगले साल तक लागू हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए और वो कितने मायने रखते हैं हमारे लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब जो बदलाव हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। तो जो पहला बदलाव है वो ये है कि पहले जो हमारे स्कूल शेड्यूल होते थे, यानी जो पहले हमारा पाठ्यक्रम का ढांचा होता था 10+2 वाला, वो अब 5+3+3+4 हो चुका है। यानी पहले जब हम बस 10वीं तक और उसके बाद में जो 2 हायर सेकेंडरी होती थी वो पढ़ते थे, अब वहीं हम 5+3+3+4 पढ़ेंगे। तो अब नर्सरी टू सेकेंड स्टैंडर्ड तक प्री प्राइमरी एजुकेशन होएगी, उसके बाद में 3rd to 5th स्टैंडर्ड तक एलिमेंट्री एजुकेशन और 6th to 8th स्टैंडर्ड तक सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद में 9 to 12 तक सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होएगी। और जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि अब 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे को लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसमें ही पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होगा, इंग्लिश बस एक सब्जेक्ट जैसे होगा। जो पहले के 5 स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर बच्चे को सिर्फ खेल कूद ही कराया जाएगा और थोड़ा बहुत ABCD। उसके बाद में 6th to 8th स्टैंडर्ड में बच्चों को सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन कराएंगे, सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। उसके बाद में अब बोर्ड एग्ज़ाम तो वैसे ही रहेगी, पर उसमें भी थोड़े बदलाव किए गए हैं। जो हमारा अगला बदलाव है वो ये है कि NCERT अब जो 8 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग शेड्यूल तैयार करेगी, एक अलग सेमेस्टर तैयार करेगी और उसको वो लोग बच्चों के लिए ही होएगा, यानी जिसमें बच्चे खेलते खेलते कुछ सीखेंगे, ऐसा वो तैयार करेगी और ये काम NCERT को सौंपा गया है। तो हमारे अगले बदलाव में 6th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे और जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा उनको पूरे साल में 10 डेज़ के लिए इंटर्नशिप कराई जाएगी और उसके उधर उन लोगों को कोडिंग वगैरह सब सिखाएंगे। 6th स्टैंडर्ड के बाद अब कोडिंग से बच्चा ऐप डेवलप कर सकता है और लिंक बना सकता है, और वो सब अब सिर्फ 6th स्टैंडर्ड के बाद ही सिखाना चालू कर दिया जाएगा। और अब म्यूज़िक और आर्ट्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और तो और अब स्टूडेंट्स 8th to 11th स्टैंडर्ड तक सब्जेक्ट तक चूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला बदलाव है वो ये है कि अब जैसे हम पहले हर साल फाइनल एग्ज़ाम देते थे वो तो देने ही पड़ेंगे, साथ में अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम पे भी फोकस किया जाएगा, यानी साल में सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम होंगे। और जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमारा रिज़ल्ट इसी से बनेगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। और अब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है और फाइनल एग्ज़ाम है उन दोनों को जोड़ के जो मार्क्स निकलेंगे उसी से बच्चे का जो फाइनल रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा और उसी से डिपेंड होएगा कि बच्चा पास है या फेल है और उसके कितने परसेंटेज आए। जो हमारा अगला बदलाव है वो ये है कि अब ज़्यादा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी सिलेबस को घटा दिया जाएगा और उसमें बस इतना ही शामिल किया जाएगा जिससे बच्चे उस सब्जेक्ट को अच्छे से जान सके, जैसे वो रट्टा मारने की कोशिश ना करें।
तो जो हमारा अगला बदलाव है वो ये है कि अब बच्चे की प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और अब उसको किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाएगा। तो ये जितने भी मैंने बोले वो सब स्कूल के बच्चों के लिए करे गए हैं, जितने भी नियम लागू करे गए। और अब हम बात करेंगे जो कॉलेज के बच्चों के लिए हुआ है, जो हायर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नए नियम आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि वो उनके लिए कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। तो जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि अब मेजर और माइनर सब्जेक्ट बच्चा चूज़ कर सकता है हायर स्टडीज़ में। और इसके अंदर जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि मेजर अगर किसी ने फिज़िक्स लिया तो वो माइनर में अगर उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूज़िक ले सकता है। ऐसे उसको जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके लिए एक पूल बना दिया जाएगा और उन्हीं पूल में से उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कौन से पूल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो पूल को वो अपने आगे फ्यूचर के लिए ले लेंगे। और उसके बाद में वही उनको उसकी अगर वो लोग दूसरे से अगर हो उनको नहीं करना आगे तो उसको वहीं पे दूसरी जो माइनर एक्टिविटी है उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और जब उसकी पूरी स्टडी हो जाएगी तो उसको उसके जो माइनर सब्जेक्ट के मार्क्स है वो मेजर के अंदर जुड़ के उसको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो उसके स्कोर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो जो हमारा अगला बदलाव है वो ये है कि जितनी भी हायर एजुकेशन है वो अब सिर्फ एक ही अथॉरिटी के द्वारा चलाई जाएगी, यानी दे विल बी हेड बाय ओनली वन अथॉरिटी। और वो एक ही संस्था पूरा जो है वो करेगी कि क्या करना है उनके लिए, कौन कौन से फीचर्स डालने हैं इनकी पढ़ाई के अंदर। तो जो हमारा अगला और सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट का नियम लागू कर दिया गया है और ये फर्स्ट टाइम लागू किया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी रीज़न के वजह से अपनी स्टडी को आगे तक नहीं कर सकते और आपको बीच में क्विट करना है तो आप कर सकते हो। और इसके लिए आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। इसमें आप लोग अगर 1 ईयर के अंदर क्वाइट कर जाओ तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा और अगर आप 3rd ईयर में क्वाइट करते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। और अगर किसी को रिसर्च में जाना है तो उसको 4 ईयर तक वो कर सकता है और उसके बाद 4 ईयर्स का कोर्स करने के बाद वो सीधा MA करके PhD कर सकता है, उसको MPhil करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अगला बदलाव है वो ये है कि अगर कोई एक कोर्स छोड़ के दूसरे कोर्स के अंदर जाना चाहता है तो वो अपने पहले वाले कोर्स को थोड़े समय के लिए ब्रेक देकर दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे हायर स्टैंडर्ड के जो नियम थे वो। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या है। और अब जो एलिजिबिलिटी होगी टीचर्स की स्टडी की कि अगर आप टीचर बनते हो तो आपको कितनी डिग्री चाहिए, तो वो पूरे इंडिया में ऑल ओवर हर स्टेट में सेम ही होएगी। सब जितने भी टीचर्स हैं उनको सेम ही डिग्री चाहिए होएगी अगर उनको टीचर बनना है तो। और जो स्कूल के लिए नियम है वो ये है कि वो लोग को जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर स्टैंडर्ड की जो फीस हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो तय करेगी वही हर स्कूल में वो फीस चलेगी। और हम बात करेंगे अब जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफिसेज में बदलाव हुआ है। तो जो हमारा पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था अब वो शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। और हमारे जो शिक्षा मंत्री होंगे उनका नाम होगा रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष थे पहले। और वही जो नाम बदला गया है तो शिक्षा मंत्री के भी अध्यक्ष वही रहेंगे, तो इसलिए वो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री है। तो जो हमारे एजुकेशन का जो इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है उसके जो ये लोग GDP लगाएंगे, तो अभी जो हमारे ये पूरी इंडिया के GDP में से 4.43% एजुकेशन पे जाता है और इसके बाद में 6% एजुकेशन को दिया जाएगा। तो ये थे हमारे सारे बदलाव जो हमारे देश की शिक्षा नीति में लागू किए गए थे और जहाँ तक है अगले साल तक ये अपनाए जाएंगे, क्योंकि अभी इसको मान्यता नहीं दी गई है और अभी इसका केंद्र के अंदर लेटर पेटिशन साइन किया हुआ है और जब उसमें मंजूरी मिल जाएगी तब वो काम करना चालू कर देंगे और फिर कुछ ही सालों में हमारे देश में लागू भी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना
और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप सजेशन देना चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी मेरे वीडियो को देखे तो वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।